एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप योर प्रिपरेशंस आर गोइंग वेल एंड वेलकम टू यूपीएससी गारंटीड। और आज की जो हमारी ये वीडियो में लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, स्पेशली ऑल दोज हु हैव सोशियोलॉजी ऑप्शनल फॉर देयर यूपीएससी एग्जाम, उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। बेसिकली इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द सिलेबस ऑफ यूपीएससी सीएससी एग्जाम फॉर सोशियोलॉजी ऑप्शनल, राइट? तो अगर आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल अगर आपने चूज किया है अपना मेंस के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो आप ये वीडियो देखिए और इससे समझने की कोशिश कीजिए कि क्या आपको पढ़ना होगा एग्जैक्टली। वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट्स भी कीजिएगा और आप मुझे बताइएगा और क्या क्या वीडियोस आपको चाहिए, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल में बेसिकली आपको पता है, ऑप्शनल कोई भी हो, दो एग्जाम्स होते हैं, ठीक है? दो पेपर देने होते हैं हमको, ठीक है? पेपर वन एंड पेपर टू, दो एग्जाम्स होते हैं। कितने कितने मार्क्स के? 250 मार्क्स ईच, ठीक है? तो टोटल ऑप्शनल कितने मार्क्स का? 500 मार्क्स। और आप समझ रहे हो 500 मार्क्स का केवल एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ऑप्शनल पेपर है। तो अगर 500 मार्क्स का एक एग्जाम में पेपर आ रहा है तो इसका मतलब आपको समझ में आएगा कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। तो उसको समझना, उसकी डेप्थ को समझना, क्योंकि बहुत सारे लोग सोशियोलॉजी ऑप्शनल तैयार करते हैं बट दे डू नॉट अंडरस्टैंड द करेक्ट वे, ठीक है? बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि भाई सोशियोलॉजी पढ़ना एक सिलेबस है, एक सिलेबस है और उसको सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेना है और फिर एग्जाम में लिखाना, बट दिस इज नॉट द करेक्ट वे। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए आपको सबसे पहले एक माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। माइंडसेट डेवलप करने का पर्पस ये होता है कि जो आंसर्स आप लिखेंगे मेंस में अपने ऑप्शनल पेपर में, उसमें सोशियोलॉजिकल एंगल या सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट उसके अंदर आना चाहिए। और वो एक दिन का काम नहीं होता, उसको डेवलप करने में टाइम लगता है, ठीक है? तो आपको एक चीज ये समझनी है इसमें बेसिकली कि सोशियोलॉजिकल एंगल आपको डेवलप करना है। तो जब आप सोशियोलॉजी का सिलेबस तैयार करेंगे तो धीरे धीरे आप सारे टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे और पढ़ते पढ़ते में आपको एक चीज समझ में आएगी कि जो इसका सिलेबस है इस पर्टिकुलर डिसिप्लिन का, सोशियोलॉजी का, इसमें ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आपने सुना ना हो, आपके आसपास ना हो रहा हो। आप, क्योंकि आप सोसाइटी, इट इज ऑल अबाउट सोसाइटी, सोसाइटी के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है? तो सोसाइटी के बारे में जब हम पढ़ना है, सोशल फेनोमेना, प्रोसेसेस, इंस्टीट्यूशंस, एवरीथिंग, तो जब हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं तो हम उसी सोसाइटी का पार्ट है। तो हमने कहीं ना कहीं वो सारे टॉपिक सुने होते हैं। अगर सुने होते हैं सबने तो इसका मतलब ये बहुत इजी ऑप्शन हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दो इट इज वेरी फेमिलियर टू एवरीवन, बट दैट इज समथिंग विच आई वांट टू एम्फसाइज हियर कि सोशियोलॉजिकल माइंडसेट डेवलप करना बहुत जरूरी है। जब तक आप उस माइंडसेट के आंसर को नहीं लिखोगे तब तक वो एग्जामिनर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और अच्छे मार्क्स आपको नहीं देगा। तो वो कैसे डेवलप होता है वो हम आगे की वीडियोस में और अपनी क्लासेस में देखते हैं कि किस तरीके से सोशियोलॉजिकल माइंडसेट को डेवलप करना है। वो विद टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। और ऐसा जैसे जैसे आप आंसर्स लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे और जिस तरीके से आप अपने मतलब सिलेबस को कंप्लीट करने की तरफ जब आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे कि मैं आपको हर टॉपिक के बाद बताऊंगा कि किस तरीके से वो चीज डेवलप करनी, किस चीज पर ध्यान देना है, क्या मेंशन करना है, क्या नहीं करना है। तो वो मैं अपने जो सिलेबस के जो भी टॉपिक्स जो हैं उसमें मैं इनकलकेट कर देता हूँ और आंसर राइटिंग में भी मैं अलग से बता देता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि पेपर वन, ठीक है? अब एक चीज और समझने की है कि जैसे दो पेपर मैंने बताया, तो जो पेपर वन है हमारा, ये होता है हमारा सोशियोलॉजी का ओरिजिन। ये डिसिप्लिन कहाँ से ओरिजिनेट हुआ उसके बारे में पढ़ना, ठीक है? इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री हमको पता होनी चाहिए, राइट? उसके बाद कौन कौन से थिंकर्स थे जिन्होंने इसको एज अ डिसिप्लिन स्टेब्लिश किया, राइट? और वर्ल्ड सोसाइटी का वर्ल्ड सोसाइटी का थोड़ा सा ओवरव्यू, थोड़ा सा ओवरव्यू, ठीक है? चाहे वो अमेरिकन सोसाइटी हो, यूरोपियन सोसाइटी हो, वर्ल्ड सोशियोलॉजी बेसिकली ये किसका पार्ट है? आपके पेपर वन का। लेकिन आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं जो कि यूपीएससी सीएससी एग्जाम दे रहे हैं जो कि इंडिया का एक कमीशन कराता है।
डेफिनेटली इंडिया में आपको सर्व करना है तो पेपर 2 जो हमने रखा हुआ है, जो यूपीएससी ने रखा है, वो स्पेसिफिकली किसके लिए रखा हुआ है? इंडियन सोशियोलॉजी के लिए। इंडियन सोशियोलॉजी पे एम्फोसाइज करते हुए पूरा 250 नंबर का एक पेपर है, ठीक है। और इंडियन सोसाइटी, राइट। तो अब आपको इसमें इंडियन सोशियोलॉजिकल फीचर्स पढ़ने हैं और इंडियन ओरिएंटेशन से पढ़ने हैं, इंडियन थिंकर्स पढ़ने हैं, इस तरीके से। तो दो पेपर इस तरीके से यूपीएससी ने आपके सिलेबस को डिवाइड किया है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम पेपर 1 की बात करते हैं, तो आप देखो पेपर 1 में क्या है, सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन। सबसे पहले हमें इसके बारे में समझना है कि ये डिसिप्लिन किस चीज के बारे में है, क्या इसमें हमें पढ़ना पड़ता है और क्यों। ये बहुत जरूरी है, वाई, क्यों हमें पढ़ना होता है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे मॉडर्न, जो मॉडर्न टाइम है, जो मॉडर्न एरा है, समझ रहे हो, जो मॉडर्न एरा है आफ्टर रेनिसा, और आपका जो आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन, एनलाइटनमेंट, रेनिसांस के बाद जो मॉडर्न सोसाइटीज डेवलप हुई हैं, ठीक है। तो मॉडर्निटी के बारे में पढ़ना, सोशल चेंजेस कहाँ पर, मैंने बताया ना आपको, जो पेपर 1 है किसका है, बेसिकली वर्ल्ड सोसाइटी। तो यूरोप में किस तरीके से चेंजेस आ रहे थे, इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी डिसिप्लिन। तो ये है आपका पहला इसमें टॉपिक। उसके बाद स्कोप क्या है सब्जेक्ट का, ठीक है। और कंपैरिजन करना सोशियोलॉजी का विद अदर सोशल साइंसेज की, सोशियोलॉजी हिस्ट्री से कैसे अलग है या क्या सिमिलैरिटीज हैं, और एंथ्रोपोलॉजी से क्या अलग है और क्या सिमिलैरिटीज, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड अदर सोशल साइंसेज और अदर डिसिप्लिन अंडर सोशल साइंसेज, ठीक है। तो वो भी आपके सिलेबस का पार्ट है, तभी आपको समझ में आएगा कि क्यों हमने सोशियोलॉजी एक अलग डिसिप्लिन बनाया है। कुछ तो इसमें डिस्टिंक्टिव होगा ना, जो हम बाकी और किसी डिसिप्लिन से नहीं पढ़ पा रहे होंगे। तो ये है बेसिकली, ये भी इसका आपके सिलेबस का ही पार्ट है, सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस। अब मैंने आपको बताया ना कि सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस, देखो मैंने आपको बताया कि आप जो भी टॉपिक्स इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पढ़ोगे, वो आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे, ठीक है, सबने ही सुने होते हैं, सोसाइटी का पार्ट है। तो कॉमन सेंस से आप बहुत सारी चीजें समझते हो, और सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन कुछ चीजें समझते हो। तो आपको बहुत सारी इस पर्टिकुलर सब टॉपिक में आपको ये समझना होगा कि सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस जो हम जानते हैं, उन दोनों में क्या कनेक्शन है, क्या सिमिलैरिटीज है, और क्यों सोशियोलॉजी कॉमन सेंस से काफी जगह पर अलग होता है। और इसी को बोलते हैं सोशियोलॉजिकल माइंडसेट को डेवलप करना, जब आप कॉमन सेंस से उसको अलग करना सीखोगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा जो सेकंड मेजर सब टॉपिक है, वो है सोशियोलॉजी एज अ साइंस। क्योंकि हम सोशल साइंसेस बोलते हैं, समझ रहे हो, सोशल साइंसेस बोलते हैं। तो सोशियोलॉजी एक ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट है, लेकिन सोशियोलॉजी में साइंटिफिक एलिमेंट्स क्या क्या हैं, उसके ऊपर से एक अलग पूरा टॉपिक है कि भाई कंप्लीटली ऐसा नहीं है कि सब बस थियोरी ही है। और क्योंकि देखो साइंस को जब हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, साइंस में फैक्ट्स होते हैं, डेटा होते हैं, यूनिवर्सल लॉज होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सोशियोलॉजी में ये सारी चीजें नहीं होती, तो सोशियोलॉजी में भी काफी सिमिलैरिटीज होती है साइंस के साथ। तो उसको हम पर्टिकुलर इस टॉपिक में समझने की कोशिश करेंगे कि साइंटिफिक डिसिप्लिन, क्या वो एलिमेंट्स हैं जो सोशियोलॉजी को साइंटिफिक डिसिप्लिन भी बनाते हैं, और उसके बारे में क्या क्या क्रिटिसिज्म्स भी हैं, थियोरीज भी हैं, सारी चीजें उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद सोशियोलॉजी को साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाने के लिए बहुत सारी थ्योरीज भी हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजीज भी हैं, जो उसको प्रूव, जो हमको उसका कनेक्शन बताती हैं साइंटिफिक डिसिप्लिन से, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, उसके साथ में क्या कनेक्शन है। तो वो भी हमको समझना पड़ेगा, और इस तरीके से हमारी सोशियोलॉजी की स्टडी चालू होगी। उसके बाद ये थ्योरीज आती हैं, ये प्रॉपर थ्योरीज है। पॉजिटिविज्म एक थ्योरी होती है इसके अंदर, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे, उसका क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे, फैक्ट क्या होता है, फैक्ट वैल्यू, ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है सोशियोलॉजी में, क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी आपको पता है, जैसे 2+2 4 क्या है, बहुत ऑब्जेक्टिव, ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिविटी है ना, 2+2 4 ही होता है, एक यूनिवर्सल लॉ भी है, समझ रहे हो। लेकिन सोसाइटी के जब केस में बात करें हम, तो हमें पता है सोसाइटी में बहुत सारे ओपिनियंस होते हैं, और वो क्या होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं। तो सब्जेक्टिविटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, उन दोनों को बैलेंस करते हुए किस तरीके से सोशियोलॉजी डिसिप्लिन में पढ़ा जाता है, हम पर्टिकुलरली उसमें समझेंगे, ठीक है। और जैसे पॉजिटिविज्म एक थियोरी है, ऐसे ही नॉन पॉजिटिविज्म भी एक थ्योरी है। पॉजिटिविज्म, नॉन पॉजिटिविज्म, सारी दोनों मेथोडोलॉजीज एंड थियरीज होती हैं। उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, सोशियोलॉजी को पढ़ने की कोशिश करते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है, देखो कोई भी डिसिप्लिन जब तैयार किया जाता है, तो
उसमें भाई एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, रिसर्च होती है, और तभी जाके यूनिवर्सल लॉज बनाए जाते हैं, समझ रहे हो? तो ये पर्टिकुलर जो थर्ड टॉपिक है आपका, रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये कंप्लीटली रिसर्च जो सोशियोलॉजी में होती है वो कैसे की जाती है उसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, किस तरीके से रिसर्च सोशियोलॉजी में अलग अलग टॉपिक्स पे की जाती है, तो उसके मेथड्स और उनको कैसे एनालाइज किया जाता है, उसके डेटा को कैसे समझा जाता है, उसके बारे में। तो दो तरीके के क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स होते हैं। ठीक है, टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन, ठीक है, वेरिएबल्स क्या है, सैम्पलिंग क्या होती है, ठीक है, आप लोग को पता है सेंसस होता है, सर्वे होता है, ठीक है, तो वो सारी चीजें, हाइपोथेसिस क्या होती है, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी किसी भी रिसर्च में क्या होती है, तो वो सारी चीजें हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड दैट इज सोशियोलॉजिकल थिंकर्स। ठीक है, अब इसमें एक चीज समझने की बात यह है, देखो आपका जो यूपीएससी का सिलेबस है वो मेजरली 9 थिंकर्स बताता है। ठीक है, सोशियोलॉजी में तो बहुत सारे थिंकर्स हैं, ठीक है, 100+ थिंकर्स हैं, बट 9 थिंकर्स किसका पार्ट है आपका? यूपीएससी का, जिसमें से 6 आपके फॉरेन थिंकर्स हैं और 3 आपके मेजर इंडियन थिंकर्स हैं। ठीक है, उसके अलावा एडिशनल थिंकर्स भी होते हैं, जो मैं इसमें बताऊंगा टॉपिक्स के साथ, जैसे जैसे माइनर माइनर टॉपिक्स चलेंगे तो उसी में मैं इनकलकेट करूंगा बहुत सारे माइनर थिंकर, तो ये भी आपको आने चाहिए। मेजरली तो आपको ये 9 थिंकर्स पढ़ने हैं बहुत डेप्थ में, क्योंकि यही बेस बनाएंगे, फाउंडेशनल है। और उसके अलावा हर टॉपिक में, हर माइनर टॉपिक में भी थिंकर्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो सबसे फेमस थिंकर कार्ल मार्क्स जो इसमें पढ़ाते हैं, ठीक है, और ये उनकी थ्योरीज, हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म, मोड ऑफ प्रोडक्शन, एलियनेशन एंड क्लास स्ट्रगल, ये इनके 4 टॉपिक्स हैं। ये आपको बेसिकली इसमें पढ़ना है। उसके बाद एमाइल डर्कहाइम है, ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर, इनका कॉन्सेप्ट, सोशल फैक्ट का कॉन्सेप्ट, सुइसाइड का, रिलीजन का, सोसाइटी का। ठीक है, फिर मैक्स वेबर, सोशल एक्शन, आइडियल टाइप्स, अथॉरिटी, ब्यूरोक्रेसी, प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। After that comes Talcott Parsons, social systems and pattern variables. Then Merton का क्या है, latent and manifest functions, conformity and deviance and reference group, and G.H. मीड का कॉन्सेप्ट, सेल्फ एंड आइडेंटिटी। तो ये है आपके, देखो 6 थिंकर्स हैं ना, 6 थिंकर्स आपके जो फॉरेन थिंकर्स हैं, जो आपके सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, अब मूविंग फॉरवर्ड, अब देखते हैं हम। तो ये था आपके थिंकर्स, जो पेपर वन में थिंकर्स हैं वो ये 6 थिंकर्स थे। उसके अलावा पेपर वन का क्या पार्ट बनता है आपका? स्ट्रेटिफिकेशन एंड मोबिलिटी, कि सोसाइटी को किस तरीके से लेयर्स में स्ट्रेटिफाई किया हुआ है। ठीक है, तो उस स्ट्रेटिफिकेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी सोसाइटी दिखती कैसी है। ठीक है, उसमें हम हायरार्की भी देखते हैं, ठीक है, किस तरीके से हमारी सोसाइटी डिवाइडेड रहती है, किस तरीके का स्ट्रेटिफिकेशन उसमें है, किस तरीके की हायरार्की उसमें है, किस तरीके की मोबिलिटी उसमें है, समझ रहे हो? कि एक लेयर से दूसरी लेयर पर किस तरीके से मूव किया जाता है। ठीक है, तो स्ट्रेटिफिकेशन एंड मोबिलिटी, तो ये सारे कॉन्सेप्ट, इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, हायरार्की, एक्सक्लूजन, पॉवर्टी, डेप्रीवेशन, एवरीथिंग कम्स अंडर स्ट्रेटिफिकेशन एंड मोबिलिटी। नाउ थ्योरीज ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, अलग अलग जो थिंकर्स हैं उन्होंने स्ट्रेटिफिकेशन को लेकर अलग अलग थियोरीज दी हुई हैं। एक थ्योरी आती है आपकी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थ्योरी। ठीक है, ये भी क्या है, एक प्रॉपर थ्योरी है, जिसको मैं बहुत डिटेल में आराम से कराऊंगा। सबसे फर्स्ट थ्योरी के तरीके से इसी को कराया जाएगा। ठीक है, उसके बाद मार्क्सिस्ट की थ्योरी, जो कार्ल मार्क्स की थिंकिंग और थॉट प्रोसेस पर बेस्ड है। वेबेरियन थ्योरी जो वेबर ने बताई है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटिफिकेशन की थ्योरीज भी, ये 3 मेजर थ्योरीज इसमें आती हैं, जो आपके सिलेबस का पार्ट है। नाउ डायमेंशन देखनी है हमें, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ क्लास, स्टेटस ग्रुप, जेंडर, एथनिसिटी एंड रेस, ये सारे आपके सब टॉपिक्स हो जाते हैं इसमें। उसके बाद मोबिलिटी देखनी है, ओपन एंड क्लोज सिस्टम पढ़ेंगे हम, टाइप्स ऑफ मोबिलिटी पढ़ेंगे, सोर्सेज एंड कॉजेज ऑफ मोबिलिटी। ठीक है, मोबिलिटी किस तरीके से मूवमेंट होता है लोगों का अक्रॉस स्ट्रेटिफाइड लेयर्स, ठीक है, विद इन द सोसाइटी। नाउ वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ, ठीक है, उसमें हम ऑर्गेनाइजेशन का जो सोशल सेटअप होता है ना, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से वर्क करती है। ठीक है, तो वर्क और इकोनॉमिक लाइफ में जैसे फैक्ट्री होगी, इंडस्ट्री होगी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो गया, उस तरीके की चीजें इसमें हमको पढ़ने को मिलती हैं, जो जो मॉडर्न एरा में आज है, और प्रीवियस कैसी सोसाइटी थी। तो देखो
पहले स्लेव सोसाइटी, फिर फ्यूडल सोसाइटी, उसके बाद इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, जो आज के टाइम में मॉडर्न पीरियड की जो सोसाइटी है, ठीक है। तो हमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क देखना है कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती थी और उनकी थोड़ी हिस्ट्री भी, राइट। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है वो पढ़नी है हमको, लेबर क्या होती है, और सोसाइटी, जो लेबर, जो वर्क फोर्स होती है उससे रिलेटेड भी काफी सारी चीजें हमको पढ़नी है इसमें, और किस तरीके से सोसाइटी का पार्ट बनती है लेबर, और उसके क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या अलग अलग उसके, और इसमें काफी सारा देखो, काफी सारा डेटा भी इसके अंदर हमें एड ऑन करना पड़ता है टू सब्सटेंशिएट आवर आंसर, ठीक है। उसके अलावा सेवेंथ जो हमारा टॉपिक आता है पेपर वन का, दैट इज पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या, सोशियोलॉजिकल थियरीज ऑफ पावर के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक पावर एलीट का कॉन्सेप्ट है वो पढ़ेंगे, ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, ठीक है, नेशन, स्टेट, सिटीजनशिप, डेमोक्रेसी, सिविल सोसाइटी, आइडियोलॉजी क्या होती है, प्रोटेस्ट, एजिटेशन, सोशल मूवमेंट्स, ये सब अलग अलग वर्ड है, प्रोटेस्ट अलग है, मूवमेंट अलग है, एजुकेशन अलग है, कलेक्टिव एक्शन अलग है, और रेवोल्यूशन अलग है। तो हर चीज को बारीकी से डिफरेंशिएट करते हुए हमें पढ़ना है, राइट। उसके बाद आता है हमारा एट्थ टॉपिक, वो है हमारा रिलीजन, क्योंकि सोसाइटी में आपको पता रिलीजन भी एक मेजर रोल प्ले करता है और मेजर पार्ट है, ठीक है। तो उसकी थ्योरीज ऑफ रिलीजन, रिलीजन की क्या क्या थ्योरीज दी है सोशियोलॉजिकल माइंडसेट से, जो थिंकर्स हैं उन्होंने, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस, एनिमिज्म, मोनिज्म, प्लूरलिज्म, सेक्स एंड कल्ट्स, ठीक है। रिलीजन इन मॉडर्न सोसाइटी, अब मॉडर्न सोसाइटी में रिलीजन का क्या रोल है, किस तरीके से चल रहा है, ठीक है। और करंट ट्रेंड क्या क्या है, तो वो सारा हमें हिस्ट्री लेते हुए करंट ट्रेंड तक सारा पढ़ना है, ठीक है। रिलीजन एंड साइंस का क्या कनेक्शन है, सेक्युलराइजेशन, रिलीजियस रिवाइवलिज्म, फंडामेंटलिज्म, सारी चीजें हमको इसमें पढ़नी है। Now comes the system of kinship. Kinship obviously what a family, relations, marriage, household, all types of these things, types and forms of families, कितने तरीके की families होती हैं, lineage क्या होता है, descent क्या होता है, patriarchy क्या होती है, sexual division of labor क्या होता है, and contemporary trends जो आपके current में आजकल चल रहे हैं, ठीक है। उसके साथ जैसे करंट में क्या चल रहा है, कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स देखो, जैसे लिव इन रिलेशनशिप, तो वो भी हम किस में पढ़ेंगे, सिस्टम ऑफ किनशिप में। नाउ कम्स द लास्ट पार्ट, दैट इज सोशल चेंज। अब हमें देखना है सोसाइटी वन से सोसाइटी टू कैसे चेंज होती है, सोसाइटी थ्री कैसे चेंज होती है, वो सोसाइटी फोर, मतलब है इंडियन सोसाइटी, लेकिन विद टाइम कैसे कैसे वो चेंज होती जा रही है, ठीक है। तो उस चेंज को पढ़ने के लिए उसकी भी अलग अलग थ्योरीज है, कैसे डेवलपमेंट और डिपेंडेंसी थ्योरीज है, उससे एजेंट्स क्या क्या होते हैं सोशल चेंज के, एजुकेशन का क्या रोल है चेंज लाने में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या रोल है सोशल चेंज लाने में, तो ये सारे हमको पढ़ने होंगे। तो ये था बेसिकली आपका पेपर वन का, ये 10 टॉपिक्स हैं, ये है आपका पेपर वन का सिलेबस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द पेपर टू सिलेबस। अब पेपर टू के सिलेबस की बात करते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, पहले ही बता चुका हूं कि पेपर टू जो है वो आपका इंडियन सोसाइटी का पेपर है, ठीक है। इंडियन सोसाइटी और इंडियन सोशियोलॉजी, मतलब इंडियन पर्सपेक्टिव से आपको सोसाइटी को पढ़ना है। तो ऑब्वियसली बात है, देखो सबसे पहले तो तीन थिंकर्स इसमें मेजर आ जाते हैं, ठीक है, जो आपके थिंकर्स आएंगे, ठीक है। तो पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी का इंट्रोडक्शन आएगा। उसके बाद ये तीन मेजर थिंकर्स हैं, जीएस भूरे, एम एन श्रीनिवास एंड ए आर देसाई, ये आपके तीन थिंकर्स, तो छह वहां पे थे और तीन यहाँ पे हैं, तो कितने हो गए टोटल, 9 थिंकर्स। इनकी ये है फाउंडेशन, ये फाउंडेशनल थिंकर्स हैं, इनकी थ्योरीज जो है वो फाउंडेशन बनाती है किसका, इंडियन सोशियोलॉजी का, राइट। तो इन इन थिंकर्स को पढ़ेंगे, इनकी क्या थॉट प्रोसेस है, क्या इनकी थियोरीज हैं, ठीक है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद अब इंडियन सोसाइटी को पढ़ेंगे, तो हमें पता है कॉलोनियल रूल हमारे ऊपर रहा है, उसका भी कुछ ना कुछ सोसाइटी पे इम्पैक्ट होगा, तो उसको पढ़ेंगे हम। इंडियन नेशनलिज्म को पढ़ेंगे, कैसे मॉडर्नाइज हो रही है इंडियन सोसाइटी, मॉडर्नाइजेशन पढ़ेंगे। प्रोटेस्ट होते हैं हमारी सोसाइटी में, मूवमेंट्स होते हैं अलग अलग तरीके से, कॉलोनियल टाइम से लेकर आज तक, ठीक है। याद है फार्मर प्रोटेस्ट, तो आज भी प्रोटेस्ट होते हैं ना, तो सारे उस सबको पढ़ेंगे। सोशल रिफॉर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है।
एक सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया। अब सोशल रिफॉर्म्स, ठीक है, कब से सोशल रिफॉर्म्स कब से स्टार्ट हुए हैं? जब हमारा नेशनलिज्म चल रहा था तब से, ठीक है। ईश्वर चंद विद्यासागर, आप हिस्ट्री में भी पढ़ोगे, ठीक है। उसके अलावा राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, वहां से लेके आज तक जो सोशल रिफॉर्म हो रहे हैं टिल टुडे, वो सारा किसका पार्ट होगा हमारा इस टॉपिक का, जो इंडियन सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से है, ठीक है। उसके बाद इंडियन सोशल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि भाई रूरल स्ट्रक्चर कैसा है, ग्रेडियंट स्ट्रक्चर कैसा है, इंडियन विलेज पढ़ेंगे। विलेज स्टडीज में भी काफी सारे थिंकर्स ने विलेज की स्टडीज की है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे हमको समझ में आता है कि इंडियन जो सोसाइटी है उसका क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है। एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, कैसे लैंड टेन्योर सिस्टम, लैंड रिफॉर्म्स ने एग्रेरियन सोसाइटी को डेवलप किया है, ठीक है। उसके बाद मेजर जो हमारा यूनिक फीचर है किसका, इंडियन सोसाइटी का, कास्ट सिस्टम, उसके ऊपर थ्योरीज हैं, उसके ऊपर पर्सपेक्टिव है। भूरे का अलग है, श्रीनिवास का अलग है, लुई दुमो का अलग है, आंध्र वेते का अलग है। वो सारे हमको पढ़ने हैं, फीचर्स पढ़ने हैं हमको कास्ट सिस्टम के। अनटचेबिलिटी पढ़ेंगे हम, उसके क्या क्या फॉर्म्स एंड पर्सपेक्टिव्स होते हैं, और इसके ऊपर भी बहुत सारी थ्योरीज है। बड़ा डिटेल में, बड़े शांति से, इतने इत्मीनान से पढ़ेंगे, एक एक चीज समझ में आएगी। और ये ध्यान रखते हुए कि हम इस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, हम अपनी पर्सन, हमारा कोई गोल नहीं है, इस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, इसको क्रैक करने के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए उसी एंगल से पढ़ाया जाएगा। खोना नहीं है इसमें, समझ रहे हो? खोना नहीं सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट पे ग्रिप बनानी है और नुएंसेस सीखने हैं। क्या सीखने हैं? नुएंसेस सीखने हैं, कैसे मार्क्स को फेच किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इंडियन सोसाइटी में ट्राइब्स भी रहती हैं, आपको पता है, तो ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में देखेंगे, ठीक है। उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ट्राइबल सोसाइटी की क्या प्रॉब्लम है, उनका जियोग्राफिकल स्प्रेड, कहाँ कहाँ पे वो लोकेटेड है, कॉलोनियल पॉलिसीज क्या थी ट्राइब की, प्रेजेंट पॉलिसीज क्या है, जैसे फॉरेस्ट राइट एक्ट है हमारा 2006 का, ठीक है। और जो कॉलोनियल टाइम के एक्ट थे उस तरीके के इश्यूज क्या क्या है, उनके इंटीग्रेशन और ऑटोनॉमी के, ट्राइब्स को किस तरीके से हमारी जो गवर्नमेंट है या जो हमारी सोसाइटी है किस तरीके से डील करती है। सोशल क्लासेस, उसके बाद हमारे में सोशल क्लासेस आती है, एग्रेरियन है, इंडस्ट्रियल है, मिडिल क्लास है, वो सारी क्लासेस और उनके सारे फीचर्स पढ़ेंगे। फिर किनशिप सिस्टम, अभी हमने किनशिप सिस्टम पढ़ा था जो वर्ल्ड सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, अब इंडियन स्पेसिफिक पढ़ेंगे कि लीनियज और डिसेंट इंडिया में कैसे चलता है, किनशिप मैरिज इंडिया में कैसे चलती है, फैमिली इंडियन कैसी होती है, मैरिज इंडिया में कैसी कैसी होती है, हाउस होल्ड इंडियन डायमेंशन से कैसे कैसे होते हैं, पेट्रियार्की का जो फॉर्म है इंडिया में वो कैसा है, क्या एंटाइटलमेंट है, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर कैसा है, ठीक है। तो अब ये सारा इंडियन पर्सपेक्टिव से, ठीक है। रिलीजन भी अब इंडिया के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे कि कम्युनिटीज क्या क्या हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। उसके अलावा सोशल चेंज इंडिया में कैसे कैसे आया है, ठीक है। कॉलोनियल टाइम, उससे पहले एंशियंट टाइम से पढ़ेंगे, एंशियंट से मिडिवल से पूरा मॉडर्न तक कैसे कैसे सोसाइटी ने चेंज लाया अपने अंदर। विजन्स ऑफ सोशल चेंज में देखो, आइडिया एंड डेवलपमेंट प्लानिंग, मिक्स्ड इकोनॉमी, कॉन्स्टिट्यूशन आया, फिर हमारा लॉज आए, वो भी सोशल चेंज लाया, एजुकेशन भी सोशल चेंज लाई, ये सारा इंडिया में कैसे कैसे आया। रूरल एंड एग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, ठीक है, उसमें रूरल डेवलपमेंट की क्या प्रोग्राम्स चले, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट ने बहुत सारे चलाए, पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स, तो यहाँ पे ये सारा पढ़ने को मिलता है। ग्रीन रेवोल्यूशन भी एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था हमारी इंडियन एग्रीकल्चर और इंडियन रूरल लाइफ के लिए, तो उसको पढ़ेंगे, वो कैसे चेंज लेके आती है। मोड्स ऑफ प्रोडक्शन किस तरीके से चेंज हो रहे हैं जो इंडियन एग्रीकल्चर में चेंज लेके आ रहे हैं, रूरल लेबर, बॉन्डेज लेबर, माइग्रेशन, ठीक है, आपने देखा होगा माइग्रेशन कोविड में, राइट। तो ये सारी चीजें भी हमें पढ़नी है, ये भी हमारी सोसाइटी का ही पार्ट है। नाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न इंडस्ट्री इन इंडिया, ठीक है, अर्बन सेटलमेंट्स, राइट। इसमें सारा पढ़ेंगे, मेट्रो सिटीज क्या होते हैं, टाउन्स क्या होते हैं, ठीक है, सिटीज क्या होते हैं, सारी चीजें उनको डिफरेंशिएट करेंगे, उनके फीचर्स पढ़ेंगे। वर्किंग क्लास किसको बोलते हैं, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, ग्रोथ कैसे मोबिलाइज होती है, इनफॉर्मल सेक्टर क्या है, चाइल्ड लेबर, स्लम्स, डेप्रीवेशन इन अर्बन एरियाज बहुत मेजर है, ठीक है। स्लम केस स्टडी है कौन सी, धारावी, मुंबई, एशियाज बिगेस्ट स्लम, वो सब हम पढ़ेंगे इसमें। पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी इंडिया में कैसे काम करती है, नेशन, डेमोक्रेसी, सिटीजनशिप, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स, आपके सोशल एंड पॉलिटिकल एलिट, राइट। उसके साथ साथ रीजनलिज्म, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड सेक्युलराइजेशन, तो वो सारा आ जाता है, वो सिमिलर आ जाता है, राइट।
इसके अलावा हम देखते हैं सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया। मूवमेंट्स मैंने बताया ना, प्रोटेस्ट होते हैं, एजिटेशन मूवमेंट्स। तो इंडिया में कैसे कैसे मूवमेंट्स हुए, पेजेंट्स एंड फार्मर्स मूवमेंट्स, ठीक है, आज तक भी जो रिसेंट भी हुआ। विमेन्स के मूवमेंट हुए, विमेन ने भी अपने अपने राइट्स के लिए मूवमेंट्स किए, उसकी हिस्ट्री देखेंगे। बैकवर्ड क्लास दलित मूवमेंट्स भी देखेंगे। एनवायरमेंट रिलेटेड, ठीक है, कौन कौन से मूवमेंट हुए हैं, जैसे आपको पता ही है, चिपको मूवमेंट, ठीक है। तो सारी मूवमेंट्स की हिस्ट्री, अलग अलग एथनिसिटी और एथनिक मूवमेंट्स, आइडेंटिटी मूवमेंट्स, रेस और एथनिसिटी के डिफरेंसेस में भी लोग अपनी उसको करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को होल्ड करना चाहते हैं उस तरीके से। पॉपुलेशन डायनेमिक्स, अब ये आ गया हमारा सेंसस और पॉपुलेशन रिलेटेड, पॉपुलेशन साइज, ग्रोथ, कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन, पॉपुलेशन पॉलिसी क्या है, फैमिली प्लानिंग क्या है, और जो इश्यूज हैं जैसे एजिंग, सेक्स रेशियो, और चाइल्ड एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एवरीथिंग। पॉपुलेशन डायनेमिक्स भी किसके पर्सपेक्टिव में, इंडिया के पर्सपेक्टिव से। उसके बाद क्या क्या चैलेंजेस है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में, जैसे डेवलपमेंट के क्या क्या क्राइसिस है, डिस्प्लेसमेंट होता है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, सस्टेनेबिलिटी, ये सारे एक एक टॉपिक हैं, आप ये समझ लो। और डिटेल में एक एक टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा इसमें। पॉवर्टी, डेप्रीवेशन, इनइक्वालिटीज इंडिया के पर्सपेक्टिव में, वायलेंस अगेंस्ट मूवमेंट, वायलेंस अगेंस्ट विमेन इंडिया के पर्सपेक्टिव से, डोमेस्टिक वायलेंस जैसे हो गया, ठीक है, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स, कम्युनलिज्म, रिलीजियस रिवाइवलिज्म इंडिया में, इलिटरेसी एंड डिस्पैरिटीज इन एजुकेशन इंडिया के पर्सपेक्टिव से। तो ये है बेसिकली आपका पेपर 2 का सिलेबस, ठीक है। तो मैंने आपको बताया पेपर 1 और पेपर 2 का डिटेल्ड सिलेबस क्या है, क्या क्या हमको पढ़ना होता है इसमें, ठीक है। अब एक चीज आपको मैं स्पेशल चीज बताना चाहता हूँ, देखो, इसको समझने की कोशिश करना। सोशियोलॉजी क्या है, ठीक है, आपको पता है, ह्यूमैनिटीज टाइप का सब्जेक्ट है, ह्यूमैनिटीज टाइप का सब्जेक्ट है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट बट है। बट ह्यूमैनिटीज का मतलब हो गया काफी स्टैटिक सिलेबस, ठीक है, और लोग इसको लेने से पहले यही कंसीडर करते हैं। बट एक चीज याद रखना कि जो करंट है, जो करंट अफेयर्स का पोर्शन, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसमें, आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में, ठीक है। अब भाई करंट अफेयर को किस तरीके से यूज किया जाएगा हमारे स्टैटिक सिलेबस में, वो आपको कैसे पता चलेगा, वो आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको उसको यूज करना है, किस टॉपिक में क्या करंट डेटा डालना है, क्या करंट स्टैटिस्टिक्स यूज करने हैं, कौन सी रिपोर्ट यूज करनी है, ठीक है। उसके बाद जब मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा तो किस तरीके से वो अ, जो करंट न्यूज में कोई एग्जाम्पल जो रिसेंट न्यूज़पेपर में आया हो, उसको किस टॉपिक में यूज करना है, राइट। तो जब भी मैं अपनी क्लास लेता हूँ तो मैं ये चीजें बताता हूँ, उसमें जो भी करंट सिनेरियो होता है वो सारा उसमें आपके जो होगा उसके लिए। तो अगर आप यूपीएससी 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप अभी पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप मेरे से पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि वो जो अभी तक का करंट होगा वो ऑलरेडी आपकी नोट्स में मैं इनकलकेट करवा दूंगा, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। लेकिन अगर करंट अफेयर्स का पोर्शन नहीं होगा तो आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे। आप किसी भी टॉपर से पूछ के देख लीजिए, अगर उसने ये चीज इनकलकेट नहीं की तो उसके कभी भी मार्क्स अच्छे नहीं आ सकते। और ये चीज को समझाना, ये चीज कराना ना, सोशियोलॉजी में बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, क्योंकि पूरा का पूरा जो सिलेबस होता है वो स्टैटिक होता है। उसमें कैसे कैसे हमको ऐड करना होता है, वो बहुत स्मार्टली उसमें खेलना होता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हों, चाहे आपका जो भी रिपोर्ट्स हैं, सर्वेज हैं, नीति आयोग की रिपोर्ट है, एवरीथिंग, ठीक है, वो सारी चीजें मैं अपनी क्लासेस में क्या करता हूँ, एड ऑन करने की कोशिश करता हूँ कि विद टॉपिक आपको करंट का भी मैं सिखाता चलूँ, ठीक है। उसी को मैंने बोला था ना आपको स्टार्टिंग में, माइंडसेट को डेवलप करना। तो मैं आपको साथ के साथ विद टॉपिक समझाता भी चलूंगा कि कैसे कैसे आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या ऐड करके आंसर लिखना है। और फिर जब डेली आपको आंसर दूंगा तो आपको लिखने को, तो आप उसको चेक चेक कराओगे, एवेल्यूएट कराओगे, तो इवेल्युएशन में भी आपको वो मिलेगा कि भाई क्या क्या ऐड इसमें किया जा सकता था। तो ये सारी चीजें हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप सोशियोलॉजी कहीं से नहीं पढ़ रहे हैं और आपने सोचा आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सोशियोलॉजी ऑप्शन आपका एक सब्जेक्ट है, तो आप जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है, आप उसको फिल करके अपनी इंक्वायरी दे सकते हैं। उससे क्या होगा, उससे वो इंक्वायरी मेरे पास तक पहुंचेगी, एंड आई विल सी इफ यू विल बी इंटरेस्टेड, देन आई विल मेक
मेक यू ज्वाइन द क्लासेस। ओके, तो अगर आपने सब कहीं से अगर आपने नहीं पढ़ा और आप कंफ्यूज हैं कैसे सोशियोलॉजी को तैयार करना है, तो just give it a try and you will feel you will feel very happy and you'll be benefited by these classes। तो गूगल फॉर्म को आप इंक्वायरी के लिए फिलअप कर सकते हैं जो इसमें दिया हुआ है, ठीक है। और अगर फिर उसके बाद जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उसको सॉर्ट आउट करने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। तो बस इतना ही, और बाकी आपको कुछ भी पूछना है, कोई भी आपको डाउट है, तो यूपीएससी गारंटी चैनल का जो नाम है वही @gmail, इस पे आप मेल करके कोई भी आपको डाउट है तो इस पर पूछ सकते हैं। गूगल फॉर्म नीचे दिया हुआ है, उसको फिलअप करके अपनी अपनी इंक्वायरी डाल सकते हैं। तो मैं अपनी तरफ से कांटेक्ट कर लूंगा, ठीक है। कोई ना कोई मेरी तरफ से कांटेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो बस यही आपको आज की वीडियो का पर्पस था, यही आपको समझाना था। तो समझ के चलिए, सोशियोलॉजी है, ठीक है। और क्योंकि मैं खुद पीएचडी स्कॉलर हूँ, ठीक है, तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं, सोशियोलॉजी में पीएचडी कर रहा हूँ, तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यूजीसी नेट क्वालिफाइड, राइट। तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि आपको कोई भी फालतू इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। और यूपीएससी के एक्सपीरियंस फॉर 6 more than 6 years इन टीचिंग। तो आप ये समझिए कि आपको किसी भी तरीके की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बस अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जस्ट आप जुड़े रह सकते हैं चैनल के साथ और अपनी इंक्वायरी डाल सकते हैं, और कोई भी डाउट होगा तो मेल कर सकते हैं। और फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट।